सर नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। बिहार विधानसभा चुनाव भले ही कुछ महीने दूर हो, लेकिन इसके पहले ही जातिगत जनगणना को लेकर सियासत गर्मा गई है। मोदी सरकार ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अक्टूबर 2027 से देश भर में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। लेकिन इस ऐलान के साथ ही राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया। कांग्रेस, राजद समेत पूरा विपक्ष केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है और इसे चुनावी जुमला बता रहा है। विपक्ष का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा जैसे मुद्दों ने बीजेपी को करारा झटका दिया है। बीजेपी ने 400 पार का सपना देखा था, लेकिन 240 सीटों पर सिमट गई और इसका बड़ा कारण राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाए गए जाति गिनाव अभियान को माना गया। अब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है तो जातिगत जनगणना का ऐलान विपक्ष को बीजेपी का रणनीतिक पैंतरा नजर आ रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए 4 गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पहला, अक्टूबर 2027 की तारीख क्यों? अगर सरकार वाकई जातिगत जनगणना को लेकर गंभीर है तो इसे 2025 या 2026 में क्यों नहीं कराया जा रहा है? क्या यह बिहार चुनाव को देखते हुए राजनीतिक संदेश देने का एक तरीका भर है? दूसरा, जनगणना का मॉडल क्या होगा? अब तक केंद्र सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि जनगणना किस आधार पर होगी। क्या इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर को भी शामिल किया जाएगा या सिर्फ आंकड़े जुटाकर छोड़ दिया जाएगा? तीसरा, ये तेलंगाना मॉडल से परहेज क्यों हो रहा है? तेलंगाना सरकार ने हाल ही में जो जातिगत सर्वे किया उसमें जातियों के सामाजिक, आर्थिक हालात और शिक्षा, रोजगार, भूमि स्वामित्व आदि को आधार बनाया गया। केंद्र सरकार ऐसा मॉडल क्यों नहीं अपनाना चाहती? और चौथा, जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे तब मोदी सरकार के कई मंत्री उनकी आलोचना करते थे, मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि देश में 2 ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। लेकिन अब राहुल गांधी के तर्क मोदी सरकार दोहरा रही है। यह बदलाव दबाव में लिया गया है, फैसला तो नहीं, या फिर और क्या है? उधर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वोट के समय मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से हूं और बाद में जाति की बात को अर्थहीन बताकर अमीर गरीब का जिक्र करने लगते हैं। राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करते थे तो उन्हें ट्रोल किया जाता था। अब वही सरकार जातिगत जनगणना की घोषणा कर रही है। यह किसकी नीति है, राहुल की या मोदी की? वहीं तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश सरकार ने खुद सर्वे कराया, तब भी केंद्र की भूमिका नदारद रही। अब अगर केंद्र वाकई गंभीर है तो उस सर्वे के आधार पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया जाता, ताकि इसे न्यायिक चुनौतियों से बचाया जा सके, जैसे कि तमिलनाडु में किया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जातिगत जनगणना सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है? सरकार ने पहले जनगणना का मजाक उड़ाया, अब पलटी क्यों मारी? जनगणना का मॉडल क्या होगा, सरकार ने स्पष्ट क्यों नहीं किया? जातिगत गणना का निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया या फिर चुनावी रणनीति है? क्या यह फैसला राहुल गांधी के दबाव में लिया गया है? तो ये तमाम अहम सवाल जिनका जवाब अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। जनगणना का मुद्दा पूरे देश की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है और खास तौर पर बिहार के चुनाव बिल्कुल नजदीक है। अगले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव है, लिहाजा ये मुद्दा अब राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रवक्ता रंजन पांडे जी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष सैनी जी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और पॉलिटिकल एनालिस्ट अरविंद जयतिलक जी भी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले रंजन जी आपसे ही। रंजन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रंजन जी? आलोक जी, आ रही आवाज? जी रंजन जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रंजन जी, 11 साल बाद जातिगत जनगणना की याद आई है और वो भी अभी कहा जा रहा है कि 2027 में ये सब किया जाएगा। याद नहीं आई है। मैंने पहले भी कुछ डिबेट्स में, जब ये लोकसभा चुनाव के बाद भी इस मुद्दे को उठाया गया था, तो मैंने कुछ डिबेट्स में ये बात कही थी कि जनता को या विपक्षी दलों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
जनता तो परेशान नहीं थी, लेकिन विपक्षी दल विशेष रूप से राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस बड़ा परेशान थी। जातीय जनगणना होनी चाहिए और उनके जो अलायंस के संगठन के लोग थे, गठबंधन के, वो लोग भी इस बात को बहुत उठा रहे थे। उन डिबेट से मैंने कहा था कि जातिगत जनगणना अपने समय पर होगी और जातिगत जनगणना के लिहाज से जो जिन आंकड़ों की आवश्यकता है वो बहुत सारे आंकड़े सरकार के पास ऑलरेडी हैं। जिस समय लगेगा कि हमें इस चीज की आवश्यकता है, उस समय जातीय जनगणना हो जाएगी और उसके सारे आंकड़े सरकार जो है सबके सामने रखेगी और सबके सामने, देश के सामने उसकी पूरी व्यवस्था होगी। अब जातिगत जनगणना अगर ये कहा जाए कि कराए तो नहीं रहे थे, तो राहुल गांधी जी से पूछा जाना चाहिए कि जब सोनिया जी के हाथ में सारी कमान, कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे देश में, तो उस समय जातीय जनगणना कराई गई, जातीय सर्वे हुआ था, तो उसके आंकड़े क्यों नहीं लाए गए? कितनी डिस्क्रिपेंसीज, इतने सारे इसमें इनकरेक्ट मेजर्स, इतने सारे डेटा इनकरेक्ट, जिसपे 1 करोड़ से अधिक संशोधन अभी तक हो चुके हैं, इन्होंने क्यों नहीं कराया था? है ना? तो ये सारी चीजें इस विषय पर जानने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों नहीं कराया जा रहा है। कराना तो इनको चाहिए था। हमारे अंदर विल है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कहती है वो करती जी। हमारे निश्चय में था कि हमें कराना है, हम कराएंगे, लेकिन हम अपने समय से जिस चीज की आवश्यकता होती है उस समय पे ही वो काम उचित होता है। अब वो 27 में कराई जाने की बात है तो 27 में कराई जाए। 25 चल ही रहा है, 1.5 साल लगता है किसी भी वर्क को करने में। एक बहुत डाइटी वर्क है, एग्जॉस्टिव वर्क है, तो इसमें समय लगेगा और 1.5 साल में सारी चीजें आपके सामने होंगी, देश के सामने होंगी। जातीय जनगणना की जो भी आंकड़े आएंगे निकल के देश हित में जो भी चीजें होंगी वो सब देश के सामने रखी जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है। आशीष जी, 2024 लोकसभा चुनाव में आपने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया और आप 50 के फिगर से 100 के फिगर के आसपास पहुंच गए। अब सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है, सरकार भी कह रही है कि जातिगत जनगणना कराएंगे वो। तो क्या इसे अपनी विक्ट्री, अपनी जीत के रूप में आप लोग देख रहे हो? आशीष भाई, आशीष भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है आशीष जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आशीष जी को हमारी आवाज नहीं सुनने को मिल रही है। अरविंद जी के पास चलते हैं। अरविंद जयतिलक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है। अरविंद जी, क्या जातिगत जनगणना अगला बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि अब बिहार में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं? भारत जो है जातियों का खौलता हुआ कुंड है। स्वाभाविक रूप से यहाँ पे जो कुछ भी मुद्दे उठाए जाते हैं उसके पीछे जो है कहीं ना कहीं अपना वोट की उगलबंदी कहिए, लामबंदी कहिए, उसकी कोशिश होती ही है। आप आजाद भारत के पूरे इतिहास को उठा करके देख लीजिए किस तरह से जातियों की गोलबंदी, भाषा को लेकर के गोलबंदी, सामाजिक समीकरण को स्थापित करने के लिए नए नए तर्कस पे तीर चलाने की जरूरत, ये सारी चीजें रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है कि हमारे यहाँ जो चाहे सामाजिक मुद्दा हो, आर्थिक मुद्दा हो, लेकिन उसके संदर्भ में जो उसकी पृष्ठभूमि होती है कहीं ना कहीं अपने वोट लॉबी को मजबूत करने की होती है। अब सवाल उठा है कि जाति जनगणना को लेकर के विपक्ष का एक अपना आग्रह रहा है, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर में उसकी सरकार बचती रही, लेकिन सवाल तो यह भी उठा है ना कि भाई आप भी तो सत्ता में रहे। 2014 से पहले 4 से 14 तक कांग्रेस रही, उसके पहले यूनाइटेड फ्रंट की सरकार रही, जनता दल की सरकार रही, तो क्या उस समय आपको याद नहीं आया? चलिए हम मान लेते हैं आपको याद नहीं आया, आज की तारीख में आपकी डिमांड रही, ये भी हम मान लेते हैं कि एक समाज का बहुत बड़ा सेक्शन जिसका अपना जो एक आर्थिक जो स्थिति है वो आज की तारीख में किस तरह से हुआ जो है ढेर सारी समस्याओं से, चाहे वो सामाजिक की स्थिति हो, आर्थिक स्थिति, उसका अपना एक है। तो निसंदेह जो है उन लोगों को मुख्य धारा में आगे लाने के लिए जाति जनगणना करके जो है उनके सामाजिक स्थिति का पता लगाया जाए और उन्हें जो है किस तरह से संतृप्त किया जाए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आरक्षण के जरिए, ये पहल स्वागत योग्य है। लेकिन इसके पीछे का मूल जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं जो है वोट की लामबंदी है। आपने एकदम सही कहा कि आने वाले जो है नवंबर दिसंबर में बिहार के चुनाव होने हैं और किस तरह बिहार में अभी से जो है अपनी जुगलबंदी शुरू हो गई है सामाजिक समीकरण बिठाने की, तो स्वाभाविक रूप से उसको उस संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए, भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि जिस तरह भिखारी की दृष्टि भगवान की मूरत पर नहीं प्रसाद पर होती है, उसी तरह जाति जनगणना को लेकर के अपना अपना आग्रह है। अभी देखिए इसमें ढेर सारे आपने अभी सवाल उठाए कि भाई उसका रोड मैप क्या होगा, जाति जनगणना में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, क्या तेलंगाना मॉडल, आंध्र मॉडल या बाकी जो कुछ कहा जा रहा है, तो वो पानी को उबलने के लिए जिस तरह 100 डिग्री टेम्परेचर का इंतजार करना पड़ता है, हम लोगों को भी देखना होगा
कि सरकार जो है उन किन सवालों को जो है उसमें इंक्लूड करती है, किन सवालों को लेकर आगे बढ़ती है और विपक्ष का एटीट्यूड क्या रहता है। तो कुल मिलाकर के इसका जो है श्रेय लूटने की पूरी कोशिश होगी। और मुझे लगता है कि चलिए चाहे जो कुछ भी स्थिति हो, इसके पीछे का मकसद जो कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका प्रयोजन सार्थक सिद्ध होता है और जो हाशिए के लोग हैं उनकी भागीदारी बढ़ती है, उनका जो है अपना एक जो है रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, जिसको लेकर के उनकी एक मांग चल रही है, अगर वह जो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक उचित भागीदारी के तौर पे अगर उसको लाया जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। जी ठीक है आशीष जी 2024 लोकसभा चुनाव में इन्हीं मुद्दों ने, आरक्षण, जातिगत जनगणना, ये तमाम सारे मुद्दे, संविधान बदलने वाला मुद्दा, ये तमाम सारे मुद्दों ने जो बीजेपी का पूर्ण बहुमत का रथ था उसे आपने रोक दिया और 240 में समेट कर रख दिया और आप भी 50 से 100 के फिगर के आसपास पहुंच गए। ये बड़ी बात है। तो अब ये जो मुद्दा है इसे आप अपनी जीत मान रहे हैं, क्योंकि अब सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। आप बड़े लंबे समय से आवाज उठा रहे थे, आप बड़े लंबे समय से कह रहे थे कि जातिगत जनगणना कराई जाए, जातिगत जनगणना कराई जाए। अब सरकार ने स्वीकार कर लिया, तो ये आपकी विक्ट्री है। देखिए, ये देश की 90% जनता की जीत है, क्योंकि जातिगत जनगणना की मांग जब कांग्रेस ने उठाई तो वो देश की जनता की आवाज थी। देश की जनता ने उस आर्थिक सर्वे को आज के समय में, क्योंकि आज जब देश एक आर्थिक तरक्की के रूप में, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही, बोलिए आशीष जी। देश की जनता ने जब आर्थिक सर्वे की आवश्यकता को महसूस करते हुए जातिगत जनगणना की मांग की और कांग्रेस ने उस मांग को आगे बढ़ाने का काम किया, तो आज उस आर्थिक सर्वे के हिसाब से कैसे संसाधनों का बंटवारा हो, कैसे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो और कैसे सब लोग उसमें आए। लेकिन इसमें सबसे अधिक समस्या आड़े आती थी भाजपा, जो उसकी विचारधारा है, जो मनुवादी विचारधारा है, वो उसको लागू करना चाहती थी। वो चाहती थी कि 10% लोग राज करें और 90% लोग गुलाम बनकर रहें। आज जब वो चीज सामने आ रही है कि उसका एक सर्वे कराया जाए, समसामयिक एक्सरे तो सामने आए कि आर्थिक स्थिति में बंटवारा किस हिसाब से हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जैसे अभी अपना वक्तव्य दिया, मुझे लगा कि शायद इनको अभी सिलेबस मिला नहीं है कि क्या मोदी जी का क्या कहना है, बीजेपी का क्या कहना है, और इनको अभी इसकी जानकारी भी नहीं है। बीजेपी जो जनगणना करा रही है वो केवल दिखावे की करा रही है। हमने कहा कि आप जब राष्ट्रीय जनगणना कराएंगे तो उसमें आर्थिक सर्वे को शामिल कीजिए। तो आर्थिक सर्वे को अगर इन्होंने शामिल किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी देश के साथ धोखा और कर दिया ना इस मुद्दे पर। उन्होंने साफ कह दिया कि जनगणना हम 1 जनवरी 2027 में कराएंगे। भाई 1.5 साल तक खाली क्यों बैठोगे आप? लेकिन वो अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें जितना डिले किया जाए, जितना इसको टाला जाए, उतना इसका लाभ ये उठा सकते हैं, जितनी जल्दी कर सकते हैं। इसमें भी इनकी नीयत साफ नहीं है। तो हम बार बार इनसे कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना का जो मॉड्यूल, जो प्रश्न है आप लाना चाहते हैं, उसको सार्वजनिक कीजिए और उसकी शुरुआत आप जल्दी से जल्दी कीजिए। अभी जातिगत जनगणना के मामले पर जब भी देश में चर्चा होती है तो कभी कर्नाटक का जिक्र आएगा, तेलंगाना का चर्चा होती है, बिहार की होती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों की क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है ही नहीं। भाजपा ने जैसे महिला आरक्षण को टालने का काम किया है राष्ट्रीय जनगणना के साथ जोड़कर, वैसे ही जातिगत जनगणना को भी टालने का काम कर दिया है। ये इसे बहुत लंबा खींचने की तैयारी में आज जो हमारा हक है उसे देने को तैयार नहीं है। जी ठीक है रंजन जी, आप सुन रहे हैं ना? रंजन जी, आशीष जी का कहना है कि ये सिर्फ बिहार चुनाव साधने की रणनीति है। ये एक तरीके से 2027 क्यों अगर करना है तो 2025 में क्यों नहीं, और जो कांग्रेस जिस ढंग से चाह रही थी उस ढंग से आप लोग नहीं करना चाहते हैं। रंजन जी, रंजन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। रंजन जी अपना फोन अनम्यूट करिए आप। ठीक है रंजन जी, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, मैं देखता हूं अरविंद जी से तब तक सवाल लेता हूं। अरविंद जी, बिहार की राजनीति में जाति का हमेशा से बहुत अहम रोल रहा है। क्या मोदी सरकार का ये जातिगत जनगणना का जो
एक तरीके से ये स्टैंड है, इसमें एनडीए को फायदा मिलता दिख रहा है बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो? देखिए, बिहार बहुत ही संवेदनशील राज्य रहा है और परिवर्तन का अगर शुरुआत कहा जाए तो वहीं से होता है। और आपने देखा कि एक वक्त था जब जो कमंडल की और मंडल की राजनीति चली थी और किस तरह से वहां की जनता ने मंडल की राजनीति को तरजीह दी और समाज परिवर्तन को लेकर के जो वहां एक आंदोलन शुरू हुआ लालू जी के नेतृत्व में, काफी लंबे समय तक वो चला और आपने देखा कि लगातार वो सत्ता में बने रहे। लेकिन जब उनको वहीं की जनता जो है उबन महसूस हुई तो किस तरह से वर्ष 2000 के बाद किस तरह से उनको वहां से निकाल करके फेंक दी और किस तरह वो हाशिए पर चले गए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो समंदर के कानून जिस तरह जहाजें तय नहीं करते हैं, उसी तरह भारतीय राजनीति में जो है जो देश की दिशा और दशा क्या होगी यह राजनीतिक दलों के बजाय जनता तय करती है और बिहार उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जाति जनगणना को लेकर के एक बिहार के परिप्रेक्ष्य में उसका आकलन अभी से शुरू हो गया है कि क्या वो एक संदेश देने की कोशिश होगी, तो आप बहुत नजदीक से देखेंगे कि 2020 का जो चुनाव हुआ वो मामूली जो है सीटों के अंतर से जो है वहां पे सरकार का गठन हुआ। आपने देखा कि 79 सीट पाकर आरजेडी जो है लगभग 23.5% वोट पाई थी, सत्ता से बाहर हो गई और किस तरह से वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिल करके वहां पे सरकार बना, जबकि जेडीयू को जो है 45 सीट आई और 15.5% वोट रहा, बल्कि बीजेपी का 19.5% सीट रहा, 77 सीटें लाने में कामयाब रही। यानी बहुत मार्जिन जो है आप देखें कि वोट शेयर से जो है वहां पे सरकारें बनती रही है, बिगड़ती रही है और किस तरह से वहां के जो राजनीतिक समीकरण है प्रभावित होते रहे कि कभी नीतीश जी को लगा कि आने वाले चुनाव में जो है बीजेपी के साथ आगे बढ़ना मुश्किल है, तो वो करवट बाल करके 2015 में चले गए थे आरजेडी के साथ, फिर जो है वो पाला बदल करके फिर बीजेपी के साथ। इस तरह से यह साफ जाहिर होता है कि वहां की जो नब्ज है उसको टटोल करके किस तरह राजनीतिक दल पाछा पलटते हैं और सत्ता में उसको जो है बदल देते हैं, यह बिहार को आसानी से देखा जा सकता है। क्योंकि बिहार जो है आप वहां पे देखेंगे कि पिछड़ी जातियां जो भी है उसके अंदर भी अपनी अपनी क्षमाबंदी है, गोलबंदी है। वहां पे जो अत्यंत पिछड़ी जातियां उनका एक अपना अलग सेक्टर है, जो दलित भी है उसमें महादलित का अलग सेक्टर है। नीतीश जी ने जिस तरह से वहां की राजनीति को जो है वो प्रयोगशाला बना करके जो है कई खांचों में विभाजित किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि वहां पे केवल जाति जनगणना के आधार पे जिस तरह उत्तर प्रदेश में पीडीए की चर्चा होती है, बिहार में उस तरह से होना संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे पिछड़ी जातियां भी बटी हुई है और सवर्ण भी है वो भी बटे हुए हैं। आप देखेंगे कि वहां कांग्रेस 19 सीट पाने में कामयाब हो जाती है और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि 1-2 सीट पर बात चिमट जाती है। तो वहां उसका एक अपना जो है एक जनाधार है, अपना जो एक वहां पे लोगों को आकर्षित करने के जो एजेंडे हैं। जी कुल मिलाकर के आलोक जी, कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि जेडीयू और बीजेपी जो है अगर साथ रहेगी तो आज की तारीख में बढ़त इसलिए है कि जाति जनगणना के एजेंडे को जो कांग्रेस और आरजेडी लेकर चले थे, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जो है अपने झंडे में उसको शामिल कर ली। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रंजन जी, आशीष जी कह रहे हैं कि बिहार चुनाव साधने की ये आपकी रणनीति है। आलोक जी, आवाज मेरी आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही, बिल्कुल। हाँ, देखिए आलोक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आशीष जी जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कांग्रेस करना चाहती है वैसा नहीं कर रही है, तो मैं बिल्कुल सही बात है ये। मैं बहुत गंभीरता से बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहती जैसे कांग्रेस ने अभी तक करते आए हैं पूरे देश में। आपने देखा कि मंडल कमीशन के बाद में देश में किस प्रकार का माहौल था, आप सभी जानते हैं, वही पत्रकार आपने देखा होगा। जिस तरीके से जातियों में देश बटा था उस समय, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना लोगों में पैदा हुई थी। ये वही भावना, वही दौर, वही काल दोबारा रिपीट करवाना चाहते हैं जाति जनगणना के माध्यम से। जो पिछड़े लोग हैं उनमें आप अति पिछड़ा और कौन बहुत कम है, कौन बहुत ज्यादा है, किसने ज्यादा लाभ लिया है, किसको कम मिला है, ये करके उन जातियों में भी ये फाड़ करना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की बात करती है। लेकिन जाति जनगणना के आंकड़े और जाति जनगणना देश में उन जातियों के लिए जो अति पिछड़े हैं, दलित है, जो अति दलित है, उनके लिए किस प्रकार से आवश्यक है और किस प्रकार से उनके लिए उसको लागू करके सार्थक प्रयास किया जा सकते हैं, उनके उत्थान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सारे पहलुओं पे काम करने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के मुद्दे पे आगे बढ़ेगी। जाति जनगणना करवाना हमारे एजेंडे में है, हम उसको करेंगे, लेकिन उनके सारे पहलुओं को विचार करने के बाद कि उसकी सार्थकता को पूरा मूर्त रूप दिया जा सके और देश के हित में वो हो, ताकि जैसे आपने देखा 370 हटा के देश में कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन रंजन भाई एक सवाल आपसे और ले लेता हूं। आप लोग वही है ना
जो राहुल गांधी को इस मुद्दे पर ट्रोल करते थे। राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करते थे तो आप लोग बहुत उनकी खिंचाई करते थे, बहुत ट्रोल करते थे उनको। अब आप भी उसी धर्रे पर, उसी मुद्दे पर आ गए हैं। रंजन जी, संक्षिप्त में जवाब, फिर आशीष जी के पास जाऊंगा जी। उनको पार्टी ट्रोल नहीं करती थी, पर उनको ट्रोल करने के लिए तो पूरा देश 140 करोड़ की जनता है, उनको ट्रोल करती है। उनके वक्तव्यों को, उनके भाषणों को, उनकी बातों को जो संसद में वो बोलते हैं, उन सबको देखते हैं लोग, सुनते हैं, तो वो ट्रोल का विषय बन ही जाता है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ट्रोल करने का काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जब वो उल्टा सीधा मुद्दा उठाएंगे तो उसमें विरोध करने का काम करती है। लेकिन जो वो चाहते थे, जिस तरीके से पार्टी उनकी चाहती थी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल चाहते हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए, उस तरीके से नहीं। हम उस तरीके से कराएंगे, उन पहलुओं को शामिल करेंगे जो जनता के हित के हों, जिससे देश का, समाज का सार्वभौमिक विकास हो सके। ठीक है आशीष भाई, आप लोग बार बार तेलंगाना मॉडल की बात करते हैं। राहुल गांधी भी कहते हैं कि बिहार में 2 मॉडल हैं, एक बिहार मॉडल है, दूसरा तेलंगाना मॉडल है। तो तेलंगाना मॉडल राहुल गांधी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है। तो क्या वो मॉडल आपने, जो दूसरी जगह आपकी सरकारें हैं, कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पर आपने लागू की हो? आशीष भाई देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। देखिए, मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जनता के जो विचार है उसके साथ नहीं खड़ी। ये के प्रवक्ता ने बोल दिया कि ये अपने हिसाब से कराएंगे, ये देश के हिसाब से या आवश्यकताओं के हिसाब से नहीं करेंगे। आज भी इनका एजेंडा ये है कि इसमें ये अपना लाभ ढूंढ रहे हैं, अपना पक्ष ढूंढ रहे हैं। इनकी मानसिकता इतनी दूषित हो चुकी है, इतनी गिर चुकी है कि जातिगत जनगणना की घोषणा भले ही बिहार चुनाव के दबाव में प्रधानमंत्री करनी पड़ी हो, लेकिन बाद में उसके आर्थिक सर्वे से साफ इनकार कर देंगे, क्योंकि ये यू टर्न लेने वाले बेशर्म लोग हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। इसलिए इनकी बात पर ना हमें भरोसा है, ना देश को भरोसा है। संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करिए, अच्छा लगेगा। आशीष जी सवाल खड़े किए। ठीक है आशीष जी, कंटिन्यू। हाँ, तो दूसरी बात क्या है, अभी इन्होंने कहा कि हम अभी इसका मॉड्यूल तय करेंगे। कांग्रेस से साफ कहा है कि आर्थिक सर्वे और जिसमें जो सामाजिक न्याय का जो सर्वे है, जैसे सरकारी सेवा में कितने लोग हैं, कंपनियों के जो ऑनर हैं वो कितने लोग हैं, देश में अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं उसमें कितने लोग किस जाति के हैं, इस आधार पर एक आकलन होगा। यदि किसी कम्युनिटी को किसी एक सेक्टर में जाने में दिक्कत होगी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार विशेष अभियान चलाकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनके मित्र उद्योगपति, उनको नाराजगी होती है क्योंकि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड है, इस तरह से ये आपस में खर्च करके खोट कर दे रहे हैं, उसके जेन्युइन एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। आप टैक्स बचाने के लिए सीएसआर में खर्च दिखाते हैं और वो खर्च आप अपनों में बांट देते हैं, यानी अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। जी ठीक। वो स्थिति से बीजेपी के लोग जो अरबों रुपए का फंड ये अपने हित में इस्तेमाल करते हैं, 90% लोगों का शोषण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो फंड पर जब रोक लगेगी तो इनकी असलियत सामने आएगी। इसीलिए ये लोग। ठीक है आशीष भाई, ठीक है। अरविंद जी, बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, अच्छे विचारक भी हैं, इसलिए आपसे सवाल, और आप ही अच्छा इसका जवाब भी दे सकते हैं कि जातिगत जनगणना ये एक ऐसा विषय है, इससे कहीं सामाजिक संतुलन तो बिगड़ने की स्थिति नहीं आएगी। अभी रंजन पांडे जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वर्ग संघर्ष ना हो, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो ये स्थितियां तो नहीं आएंगी, सामाजिक संतुलन और वर्ग संघर्ष। देखिए, भारत जो है कई सामाजिक झंझावातों को झेल चुका है और मुझे लगता है कि वो दौर खत्म हो गया जो जातीय संघर्ष को लेकर के जो एक समाज के बीच एक नैरेटिव रहती थी। आज की तारीख में मुझे लगता है कि जो एक जो सामाजिक सद्भाव की जो चेतना है वो काफी पर्कुलेट कर चुकी है और लोग ये समझ बैठे हैं कि नहीं, जो हाशिए के लोग हैं उनको जो है उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जब आप किसी दूसरे का हक और हिस्सेदारी पर जो है अगर अनावश्यक रूप से अपना आग्रह करने की चेष्टा करेंगे तो उसका प्रतिरोध होता है। जैसे कि अभी आपने एक सवाल उठाया कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण का, तो आपने देखा कि कर्नाटक सरकार ने किया था, लेकिन वहां पे जब वहां की जो कंपनियां थी बहुत तेजी से पलायन करने लगी, तब कर्नाटक सरकार ने कहा कि नहीं, हम जो है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं करेंगे, उस अपने जो है कानून को जो है उसने रद्द कर दिया। तो एक ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आरक्षण के चक्कर में जो है अयोग्य लोगों को जो उन महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिया जिससे जो है समाज, अर्थ
और जो जो राजनीति है उसकी भूमिका को कहीं ग्रहण न लग जाए। पहली चीज, आपने एक सवाल और उठाया था कि क्या राहुल गांधी को ट्रोल कर रही थी बीजेपी। तो देखिए सवाल ये उठता है कि जब आप अपने आयाम को बदलेंगे बार बार, तो आपने देखा कि राजीव गांधी जी जो है किस तरह से लोकसभा में जब मंडल कमीशन को लेकर के बात हुई तो उन्होंने सख्त जो है आरक्षण का विरोध किया था। एक दौर था जब इंदिरा गांधी जी कहा करती थी कि जाति पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, उन्होंने भी जाति पाति की सियासत को जो है किनारे रख दिया था। लेकिन आज के दौर में सभी राजनीतिक दलों को लग रहा है कि जाति के सिरहाने पर बैठकर ही हम सत्ता के सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। उसमें भाजपा भी है, भाजपा उससे अलग नहीं है। आप देख लीजिए हर जगह जो है जाति समीकरण के हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लोगों को टिकट दिए जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से। लेकिन मुझे लगता है कि वर्ग संघर्ष की स्थिति भारत में नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जो है हर चीज को लेकर के जो सकारात्मक चीज है उसे लेकर के लोगों की जो स्वीकारोक्ति बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये वो स्थिति नौबत नहीं आएगी। जी ठीक है, ठीक है, ठीक। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, अरविंद जी, रंजन जी, आशीष जी। बिहार की राजनीति हमेशा से जातिगत समीकरणों पर आधारित रही है। मंडल राजनीति से लेकर सामाजिक न्याय की लड़ाई तक हर दौर में जाति एक बड़ा फैक्टर रही है। यही वजह है कि अब जातिगत जनगणना एक बार फिर सबसे ताकतवर चुनावी मोहरा बन गई है। कांग्रेस और राजद को भरोसा है कि ये मुद्दा बीजेपी को कमजोर कर सकता है, जबकि बीजेपी इसको सकारात्मक पहल के रूप में पेश कर रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।